के डिपार्टमेंट रहे या रजिस्ट्रियाँ होती हैं तहसीलदार ऑफिस में, आपको पता है रजिस्ट्रियों की हालत क्या है। किसी भी डिपार्टमेंट को हाथ लगा लो, वहीं से ही आपको यूँ भ्रष्टाचार के यूँ निकल के आएंगे। तो अगर ये लोग आप कहीं ना कहीं जोड़ों का विजिट कर रहे, अवैध कब्जों का विजिट भी कर रहे, हॉस्पिटलों को ज़मीनों का विजिट भी कर रहे, तो क्या लगता है कोई नया खुलासा आपके रूप में इस प्रकार का प्रशासन को किया है या भविष्य में होने वाला है? नमस्कार, मैं अजय। अगर थोड़ा सा चलो पीछे 2011 में अगर अन्ना हजारे आंदोलन नहीं होता तो आज भी देश भाजपा कांग्रेस के ऊपर जी रहा होता, क्योंकि सेंटर में बड़ी पार्टी है यही है। लेकिन चुनाव हुए, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और प्रचार किया, प्रसार किया, सब काम किया। दिल्ली से सीधी छलांग पंजाब मार दी और ऐसी मार दी 90 पार मारी, यानी सब खड़े के खड़े देखते रह गए। तो जो यो हर काम का एक जरिया बना है, जैसे भिवानी के अंदर नगर परिषद घोटाला है, ज़मीन घोटाला है, भू माफिया है, अन्य बहुत प्रकार की ऐसी पनपती वो बीमारियां हैं जो आज प्रत्येक डिपार्टमेंट के प्रत्येक नसों के अंदर चुभ रही कि गलती भी होना रहा है, आवाज़ भी नहीं उठा सकते। जो बोलने वाले हैं वो करे तो करे क्या, लेकिन इसकी अहम भूमिका के अंदर लड़ाई तो वर्ष से लड़ी जा रही थी, चाहे वो सोशल मीडिया माध्यम था, चाहे वो किसी और माध्यम था। लेकिन सौभाग्य ऐसे ऐसे कारवा बना और सुशील वर्मा ने इसकी अगुवाई ली, इसको बनाया भिवानी बचाओ आंदोलन। सुशील जी, सुनने में आया आप तो अन्ना हजारे के आंदोलन में गिरफ्तार तक हुए हैं, कुमार विश्वास साथ में, इस तरह साथ में, तो लागत नहीं है कि कोई और आज भिवानी की लड़ाई वही बात तो नहीं हो जाएगी आने वाले वक्त में, लड़ाई लड़ते लड़ते जेल में जाना पड़ जाए? वो देखिए, वो तो एक बहुत ही पवित्र लड़ाई थी जो सारे देश ने लड़ी थी अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में। मेरा सौभाग्य है कि 2011 में जब लड़ाई हुई तो मैं भिवानी में पहला आंदोलनकारी बना था। और जब 16 अगस्त 2011 को जब दिल्ली में हुआ था आंदोलन, तो जो कुछ लोगों को तो आप अपने सुशील जी थोड़ी भूमिका पूरी समझा दो यार, क्योंकि लोग अभी भी असमंजस में हैं आपके प्रति। तो आज शुरू से लेकर विस्तार तक की आप अपनी भूमिका बनाएं कि लोग आज किसके ऊपर आस करने लग रहे हैं, कौन आदमी है जिसके ऊपर हम आस करने लग रहे हैं, क्योंकि आज शहर आपके ऊपर विश्वास करने लग गया बातों में। सुशील वर्मा एक चर्चित चेहरा बनता जा रहा। तो थोड़ी सुशील वर्मा भूमिका बनाए, कहाँ से है, क्या सिस्टम है और क्या सुशील वर्मा की रूपरेखा है? आपने तो पूरा आज मेरे ऊपर ही प्रस्ताव लिखने का मन बना लिया मेरे। दिवाली का प्रस्ताव आज आपका नाम का है? देखिए, गाँव मेरा डानी माऊ है, ठीक है, और बच्चों समेत मैं जीरकपुर में रहता हूँ जी। भिवानी मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, इसलिए भिवानी के प्रति लगाव, मोह, ममता छूटता नहीं। कोई भी 7 दिन नहीं बीतते मैं तो भिवानी आ जाता हूँ। तो शुरू से ही सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करता रहा हूँ 1998 से। लेकिन मेरे जिसको मैं एक गर्व से कह सकता हूँ वो मेरे 2-4 काम हैं, जिसमें से एक मैं बताना चाहूँगा जो जिसका आपने जिक्र किया, अन्ना आंदोलन। भिवानी में मैं IAC का कोऑर्डिनेटर बना था, और जब अगस्त क्रांति हुई थी 2011 में अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के नेतृत्व में, तो दिल्ली में मैं भी उन लोगों में चंद लोगों में शामिल था जो इस गिरफ्तारियां भी दी थी, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, अन्ना हजारे जी, इन लोगों के साथ। तो उसके बाद मुझे एक और जिस काम को बताते हुए फ़ख्र होता है वो होता है कि मैंने 1000 से ज़्यादा गुमशुदा बच्चे वापस उनके परिवारों में मिलवाए हैं। 1000 बच्चे? 1000 से ज़्यादा बच्चे, लड़कियाँ सब हैं। देश से बाहर भी उनके घरों तक छोड़ के आया उन्हें। बताएं प्लीज, अब क्या ऐसा क्या है? जैसे जो कोई बच्चे घर से भाग जाते हैं अपनी मर्जी से या गुम हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, उन बच्चों को वापस घर तक पहुंचाने का कोई बहुत अच्छा मैकेनिज्म हमारे देश में है नहीं। वो छोड़ दिए जाते हैं किसी अनाथ आश्रम में CWC के ज़रिए। तो अनाथ आश्रमों में जाके उन बच्चों से 1-to-1 बातचीत करके एक बच्चे के ऊपर 24-24 घंटे तक काउंसलिंग करनी पड़ती है, तब वो बच्चा अपने मन की बात बताता है। तो वहाँ से आश्रमों से फिर प्रशासन का सहयोग लेके तो 1000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे मैंने वापस उनके घरों तक पहुँचाए। और मेरी इसी काम के लिए एक मैंने गैंग भी पकड़वाया था हिसार में, जो बच्चों की तस्करी करते हैं, बाल तस्करी में। अच्छा, इस वाला लेता आपसे, लेकिन आपने जिक्र कर दिया जी। तो बताएं तस्करी को ऊपर बताएं किस प्रकार से तस्करी को ऊपर काम किया? 2014 की बात है ये। अच्छा। जब कुछ बच्चे थे जिनका पता चला था कि वो बाल तस्करी के माध्यम से विदेश में भेजने की उनकी वो थी, जो गैंग था वो। अच्छा। वो पकड़ाया था जो दूसरी पुलिस प्रशासन के सहयोग से। तो उसके बाद मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ में बुलाया गया था, न्यूयॉर्क, अमेरिका।
भारत की तरफ से। तो सौभाग्य है कि मैंने भारत का वहाँ पे प्रतिनिधित्व किया जी मार्च 2014 में। तो अपने यहाँ एक कहावत है कि जब नीम अच्छा है, करेले अच्छे हैं, हल्दी अच्छी है, जब अमेरिका ने बताया तो यहाँ हम लोगों ने कदर करनी शुरू कर दी। तो मेरे बारे में जब अखबारों में छपा कि भाई ऐसे ऐसे हरियाणा के डाणीमाओ के किसी गांव से लड़के को यूएनओ ने अपने वहाँ बुलाया है, अखबारों में खबर छपी थी भाई, बच्चों का संकट मोचक ऐसा टाइटल दिया था मीडिया वालों ने। तो फिर मुझे यहाँ की हरियाणा सरकार ने मुझे बाल अधिकार आयोग का मेंबर बनाया था। अच्छा। 2015 से 18 तक मैंने उसमें भी अपनी पूरी शिद्दत से कोशिश करी। मेरा मेन काम मैंने जो किया वो ये किया कि जितनी पुराने कंडम वाहन थे, स्कूल बसों के स्कूल वाहन थे, वो मैंने बदलवाए। बड़े बड़े लोगों को मजबूर किया कि नई बसें खरीदो, खटारा बसें नहीं चलेंगी, जो ऑटो में 10-10 बच्चों को बैठा लेते हुए नहीं चलेंगे। 4 जिलों का मैं प्रभारी था, भिवानी, पलवल, मेवात और सिरसा। उन चारों जिलों में मैंने ए से लेके जेड तक, छोटे से लेके बड़े स्कूलों तक कंडम वाहन बदलवाए स्कूलों के। एक गांव में गौशाला बनाने में उसका सहयोग दिया। चेयरमैन का जो सदस्य का पद मिला वो लिमिट समय में था क्या? 3 साल के लिए होता था। 3 साल की होता था। 3 साल का कार्यकाल था। तो उस 3 साल के कार्यकाल में जो भी मेरे से मैं कर सकता था, हर संभव प्रयास करके बच्चों के लिए काम कर सकता था, वो मैंने किए। और बस अब तो बाकी तो आप कितने पूछोगे, लेकिन एक गांव के लिए, जिस गांव में रहता हूँ उस गांव के प्रति हर जगह का फ़र्ज़ होता है, कर्ज होते हैं उतारने। पानी नहीं है हमारे वहाँ पे, 40 गांव है जिसको जो तो शाम क्षेत्र के मेरे गांव के आसपास, जहाँ पे नहरी पानी नहीं आता। तो 2 साल पहले वो एक ज़ोर शोर से लड़ाई लड़ी थी 40 गाँवों में, संयोजक के तौर पर हमारा किसान क्रांति कुनबा था वहाँ पे। तो वो भी हमारी लड़ाई सफल हुई। 2 नहरें थी, वो रीमॉडलिंग बन के पाइपलाइन डल के वो दोनों नहरों का, हमारे गांव टेल पे था तो टेल तक पानी पहुंचने की अब हमें उम्मीद बंधी है। और अब ये है ही आपके सामने भिवानी की सफाई चल रही है। जो ये आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़ी गंभीर लड़ाई है और बहुत बड़ी लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए आपको सब चीज़ की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या लगता है ना कि जो आपके साथ में लोग जुड़ रहे हैं उसके अंदर भी राजनीतिज्ञ हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं, तो किस तरह से छाट पाएंगे, किस प्रकार से लड़ाई को लड़ा जाएगा? क्योंकि आज तो लड़ाई तो वाय है भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई के अंदर ये कुछ रोटियाँ भी सीखी जा रही, क्या मानते हैं? सर अब देखिए यहाँ पे पहले ये तो हो नहीं सकता कि भाई आए उससे कोई एफिडेविट लें कि भाई ये इसके ये है वो ये है। अब किसी का कुछ बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन यहाँ सब एक साझे और एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिन्होंने भी भिवानी शहर को लूटा है उनको अंदर जाना चाहिए। तो उससे ज़्यादा कोई काट छाट की कुछ इसकी जरूरत है नहीं। कितनी लंबी लड़ाई है जो भिवानी बचाओ आंदोलन लड़ाई? लंबी है सर, ये लंबी चलेगी। मैं आपको बताता हूँ कि अभी तो शुरुआत भर हुई है। सिर्फ एक मुकदमे के दर्ज होने से ही इतने सारे चीज़ें बाहर निकल के आ गई। जब फर्जी रसीदों का घोटाला सामने आएगा और जो सारे घोटाले सामने आएंगे, जो ज़मीनें कब्जे कर रखी हैं उन ज़मीनों से वो अवैध कब्जे हटवाए जाएंगे, तो ये तो बड़ी लड़ाई है जो भिवानी शहर के लोग लड़ेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं हमारी टीम के साथी कि भाई इसको एक संगठन को मजबूत बनाएं। नहीं ऐसा तो नहीं है कि चेयरमैन से कोई पुरानी रंजिश हो या किस प्रकार की हो, क्योंकि आपकी हर बातों में चेयरमैन रण सिंह का नाम ज़्यादा लिया जाता था, रंजिश वगैरह तो नहीं थी? मैं जानता भी नहीं था और वो भी मुझे नहीं जानता होगा। मैंने तो आज तक आमने सामने या फ़ोन पे या किसी और माध्यम से आज तक बातचीत नहीं हुई है। मेरे पास तो नंबर तक नहीं था। ये पता था भाई यहाँ एक रण सिंह यादव नाम का MC था जो चेयरमैन बना है। उसके अलावा तो ये भी लगता था कि शहर की ऐसी दुर्गति क्यों रखी है, जब सारे युवा लोग, इस बार तो बड़े युवा चुन के आए थे। अच्छा खासा बजट भी सरकार अनाउंसमेंट करती थी कि इतने करोड़ भिवानी को दिए, तो जा कहाँ रहे हैं, ये तो एक बात होती थी। लेकिन उसको रंजिश का इसका तो कोई सवाल ही तब उठे जब मेरा उससे किसी प्रकार का कोई जान पहचान हो। जानता तक नहीं था। युवाओं तक सम्मानित होके आए आप, देश के लिए गर्व की बात है। तो क्या लगता है कि अब ये जो मसला है चल रहा, अब आगे से कड़ी जोड़ी जा रही और जुड़ भी रही, क्योंकि आप अधिकारियों के टच में भी हैं और आंदोलनकारियों के टच में भी हैं, तो क्या नया मोड़ लेगा अभी आंदोलन? देखिए इसमें हमारी सबसे एक अच्छी जो चीज़ है, तालमेल बड़ा गजब का है। जैसे आप खुद कह रहे हैं कि अलग अलग विचारधारा के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो भी आपस में तालमेल है। हम एक तरफ सड़क के ऊपर आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हैं, लेकिन साथ साथ अधिकारियों की मदद भी कर रहे हैं। जब वो कोई सबूत मांगते हैं उनको सबूत भी देते हैं। जब वो किसी आरोपी तक पहुंचने में हमसे कोई वो तालमेल बैठाते हैं वो कर रहे हैं। जब ADC साहब ने मीटिंग बुलाई उस मीटिंग में भी गए। जब ये कहा कि एक सिटीजन सेल बना दो, हमने नाम दे दिए। जब ये कहा कि भाई मुझे भी एक दे दो, वो दे दिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई रिजिडनेस या कोई अपनी मनमर्जी थोपने की कोशिश कर रहे हो। सारे भाई सब लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं खूबसूरती से।
सड़क पे आवाज़ भी मजबूती से उठा रहे हैं, अधिकारियों के साथ तालमेल भी बना रखा है और उसी के रिजल्ट हैं ये। तो आज आप कहीं ना कहीं जोड़ों का विजिट कर रहे हैं, अवैध कब्जों का विजिट भी कर रहे हैं, हॉस्पिटलों को जमीनों का विजिट भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कोई नया खुलासा आपके रूप में इस प्रकार का प्रशासन को किया है या भविष्य में होने वाला? दिए हैं, अच्छा दे चुके, दे चुके हैं। ये जो पोल लगे हुए हैं इनमें घोटाला है। गाड़ियाँ तक गिफ्ट होती थी बड़ी बड़ी महंगी 40 45 लाख की। ठेकेदारों के परिवार के सदस्यों के नाम चेयरमैन और इसके साथियों की प्रॉपर्टी होती थी। अब वो करें कि भाई हमारे नाम से उतरवाओ। तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, माफ़ करना मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर अभी करूँगा तो ये वो हो जाएगा। जो क्योंकि कल मुझे पता चला कि जिस तरह से कल विजिलेंस की छापेमारी हुई कि शहर के 100 बड़े बड़े नाम तुर्रेदारी वो घरों में नहीं सोए इस खतरे से कि कहीं जिसका भी थोड़ा मोड़ा वो था वो अब सब जिसको भय था तो मान लो अब कोई ऐसी चीज़ मुंह में से निकल जाए फिर वो उनको भागने का, छुपने का या कुछ लिपापोती करने का मौका मिले। लेकिन बहुत बड़े बड़े चीज़ें सामने आएंगी। इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। इन्होंने तो कितने एमसी पार्षद ऐसे हैं जो ऐसी घोटाले में शामिल थे? मैं एग्जैक्ट तो आपको नहीं बता सकता, मोटी आइडिया लमसम 6-7 तो पक्के थे। अच्छा 6-7 तो पक्के थे। हो सकता है भाई होते होते वो संख्या 10-20 तक भी पहुंच जाए। और एमसी उनकी छोड़िए आप, इसमें तो नगर परिषद से जुड़े और खुद वहाँ बैठने वाले लोग और नगर परिषद के लोगों से जुड़े शहर के लोग और शहर से बाहर के लोग, बहुत लंबी चौड़ी वो थी। और कुछ पॉलिटिशियन भी शामिल हैं इसमें। अधिकारी कितने दलदल में है इस मामले में, इस घोटाले में? जो अब तक की जांच में आए, आप पढ़ रहे होंगे अखबारों में, आपको भी अधिकारी बताते ही होंगे। जो अधिकारी अरेस्ट भी हुए हैं, कल ईओ को पकड़ा है। और जो वो है राजेश मेहता सचिव, अभी तक पेश नहीं हुआ है, वो भी इसमें शामिल है। अधिकारी हो कर्मचारी हो, किसी ने कोई कमी छोड़ी ही नहीं। एक सुरेश कुमार है, अभी तक वहीं बैठा है, वो भी इसमें शामिल है। तो जो जिस उस सीट के ऊपर बैठा था ना, उसने किसी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी इनमें से। क्या आज स्टेट विजिलेंस में आपको विश्वास है, लगता है कि भविष्य के ये भ्रष्टाचार की मामला घोटाला नहीं चलेगा, इसकी सही तफ्तीश होगी? नहीं, अब देखिए अब थोड़ा सा विश्वास हुआ है, जगह है। एसपी साहब में तो पहले भी था, उनसे सार्वजनिक डेलीगेशन बना के बोलते थे तब भी, और एक अकेले में बात होती थी तब भी, वो उनकी बातों से हमेशा लगता था कि हाँ वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं हमेशा कहता था कि इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है जिससे कि इस संवेदनशील मामले की इतनी तेज़ी से जांच कर सकें। अब स्टेट विजिलेंस टीम के शामिल होने से इनके पास संसाधनों की कमी का कोई मामला नहीं रहा और अब तेज़ी से कार्रवाई होती दिख रही है। तो मान सकते हैं कि अधिकारी हो तो ऐसा हो, सजग हो और ईमानदार हो। हाँ जी, अधिकारी के तौर पर मैं तो आवाज़ उठी शहर के अंदर 10 से 12 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी डॉक्टर के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। सुनने में आ रहा, सोशल मीडिया में सुना है। नहीं, बात डॉक्टर के ऊपर मुकदमे दर्ज करने की नहीं है, वो तो चलो एक शहर में अलग अलग इस तरह के मामले होते रहते हैं। बात तो ये है कि जो चीज़ें इस बड़े घोटाले में जो सख्ती से पुलिस ने कदम उठाए हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ हैं। नहीं तो कई लोगों को लगता था होगा ही नहीं। आप खुद कितने लोगों से मिलते थे, खुद चेयरमैन बोलता था कि मेरा कोई दोष नहीं है, और जब 2-3 बार बुला के वापस छोड़ दिया तो शहर के लोगों की भी धड़कनें बढ़ गई थी कि आता है, चाय पिलाते हैं, वापस भेज देते हैं। खुद वो दावे से ठोक रहा था सेक्रेटरी में खड़ा होकर, आपके कैमरे पे फांसी दे देना। तो अब देख लो, अब सामने आया है, अब सामने आया और नाम भी उगले हैं, और जिनके नाम उगले हैं वो अब उनकी हालत क्या है ये मेरे ज़्यादा आपको पता है। और एक अहम सवाल, लास्ट सवाल, आपने 2011 से सोशल वर्कर काम कर रहे हैं और अमेरिका तक के आप चाय पानी पी के हिमालय होके आए हैं, तो इस लड़ाई को अब वास्तविकता में लड़ा जाएगा या ये लड़ाई आपके द्वारा कहें, आपके लोगों के द्वारा कहें, राजनीतिक भेंट नहीं चलेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं पटड़ी बदलते चले जहाँ लोग जा सकते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, पटड़ी बदलें, पटड़ी दें, लेकिन ये लड़ाई गैर राजनीतिक तरीके से यूं ही चलती रहेगी, नॉन पॉलिटिकल तरीके से यूं ही चलती रहेगी। इतना ज़रूर कोशिश करेंगे कि एक सामाजिक संगठन एक बनाएंगे आगे, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना। अभी तो नगर परिषद की ही लड़ाई बहुत लंबी है। अच्छा, ये तो 10% भी काम नहीं हुआ, 90% तो काम नगर परिषद की लड़ाई में बाकी है। फिर और दुनिया भर के डिपार्टमेंट रहे, या रजिस्ट्रियाँ होती हैं तहसीलदार ऑफिस में, आपको पता है रजिस्ट्रियों की हालत क्या है। किसी भी डिपार्टमेंट को हाथ लगा लो, वहीं से ही आपको यूँ भ्रष्टाचार के यूँ निकल के आएंगे। तो अगर ये लोग सब सहमत होंगे, मजबूती से आवाज़ उठाएंगे, सारे वार्डों में से टीम बना के लोग बाहर निकलेंगे, तो भिवानी के जो जिन डिपार्टमेंट में गंद मचा हुआ है उनकी भी सफाई की कोशिश करेंगे। सारे साथी चाहेंगे तो चलो, चाहेंगे तो सभी सफाई होगी। यानी छोटी काशी को नाम से नहीं, छोटी काशी को अब सब रूप से भी पहचाना जाएगा आने वाले वक्त अंदर, ये कहा सुशील वर्मा ने। और तब 30 से बताया कि बड़ी खुला से बताया कि मैं
कहाँ का हूँ और मैंने क्या क्या काम किए हुए इसमें उपलब्धि कहें, देश का सम्मान कहें, या अपने देश के लिए सच्ची प्रेम कहें, या त्याग कहें, या तपस्या कहें, क्योंकि तपस्या बगैर कुछ नहीं है। तो JNC न्यूज़ से अजनक पंकज सोनेगिया खास रिपोर्ट।